हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ सभरवाल। आप सभी को पता है कि हमारे देश का जनरल इलेक्शन चल रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है, जहां पर करीब 1 बिलियन लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन के द्वारा किया जाता है, ईवीएम। मेरे ख्याल से हम सब ने इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ी होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर बहुत सारे सवाल हैं ईवीएम को लेकर। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन काम कैसे करती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन के अंदर कौन कौन सी 3 यूनिट्स होती हैं? ईवीएम को कैसे 100% सिक्योर बनाया गया? ईवीएम के अंदर कितने वोट्स स्टोर या मेमोरी के अंदर कितने वोट स्टोर किए जा सकते हैं एट अ टाइम? क्या ईवीएम को इंपोर्ट किया जाता है या भारत में ही बनाया जाता है? अगर मैं वोटिंग करते समय 1 या 2 बटन एक साथ दबा दूं तो क्या मेरे 2 वोट एक साथ चले जाएंगे? और अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गई तो ईवीएम काम कैसे करेगी? ये सब टेक्निकल इश्यूज हैं और टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप सबके कंफ्यूजन होंगे ईवीएम को लेकर। तो इस पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले। लेकिन सिर्फ टेक्निकल इश्यूज ही नहीं है ईवीएम के साथ, बहुत सारे अलग इश्यूज भी हैं, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्यारे आदित्य सर, जो यूपीएससी के बच्चों को ट्रेन करते हैं और हमारे देश के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स को क्रिएट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इस चैनल पे आज सर ने जो सवाल पूछे हैं, ये सवाल जनरली हर एक ले पर्सन के मन में हो सकते हैं कि मैं अगर 2 बार बटन दबा दूं तो आजकल जो वीडियोस आ रही हैं कि कोई व्यक्ति ने 8 बार एक ही बार जाके बटन दबा दिया, तो क्या वो एक्चुअल में वैलिड वोट है या नहीं? और ईवीएम, सर सबसे बड़ा सवाल, क्या ईवीएम हैक हो सकती है, हाँ या ना? बस आज हम ऐसे डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट मुद्दे पे करेंगे। आज समझते हैं इसके साथ ही कि जितनी भी लीगल बैटल लड़ी है ईवीएम ने, सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितना कुछ बताया है, और उसके बाद भी क्या लोगों का भरोसा, क्या ऐसा है कि वो हिल डुल सकता है या भरोसा अभी बरकरार है ईवीएम पे? तो मेरे ख्याल से सर सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री, लीगैलिटीज और फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर आप शुरू करिए, यहाँ से बच्चों को बताइए कि क्या इसकी हिस्ट्री थी, क्या इसमें लीगल बैटल्स लड़ी हैं और क्या इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है लीगल एंगल से। आप एक बार 1950-1980 का दशक याद कीजिए। उस समय पेपर बैलेट से चुनाव होते थे, मतलब कि आप स्याही लगाते थे और एक जगह पे ठप्पा मोहर लगाते थे और उसको बैलेट बॉक्स के अंदर डालते थे उस पर्ची। अब 1950-1980 में ऐसे देश में कई सारे ऐसे राज्य थे, कुछ ऐसे एरियाज थे जो बहुत ज्यादा वायलेंट, जहां पे एक कल्चर था कि बूथ कैप्चर कर लेते थे। जो मतदान केंद्र था, हम उसको पूरा का पूरा हमने देखा है कि लोग वहां पे जाके जो बैलेट बॉक्स होते थे उसको उसके अंदर स्याही डाल देते थे, या पूरा का पूरा जो मतदान केंद्र को है कैप्चर करके वहां पे अपने हिसाब से पर्चियों से वोट डाल के अपने अपने पार्टी को जितवा देते थे। इसी को रोकने के लिए, इससे बचने के लिए, और लोगों का जो चुनाव का, मतदान का जो अधिकार है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन बरकरार रहे, तो 1970s के जब दशक खत्म हो रहा था, उस समय इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी दी ईसीआईएल को, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि एक ऐसी वोटिंग मशीन बनाई जाए जो कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बूथ कैप्चरिंग की या जो स्याही फेंकने वाला इशू, इसको सॉल्व कर सके, जो मतदान है, लोगों का वोट है, वो सिक्योर हो सके, और फाइनली एक ईवीएम का आविष्कार होता है। अब ईवीएम आते ही कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मना किया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हम नहीं मानते, हम ऐसे चुनाव नहीं करा पाएंगे, पता नहीं क्या डिवाइस है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जो पूरा का पूरा मैटर बहुत लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में जाता रहा, लेकिन तब भी बीच बीच में इलेक्शन कमीशन ने कहीं छोटी छोटी क्षेत्रों में, केरला हुआ, राजस्थान हुआ, एमपी हुआ, दिल्ली हुआ, यहां पे शुरू के चरणों में पहली बार ईवीएम का यूज होना स्टार्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस ये आया कि क्या ईवीएम एक्चुअली लीगल है, क्या ईवीएम से मतदान होना चाहिए? तब उस समय पहली बार ध्यान गया कि अरे जो हमारा आरपीए एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसका सेक्शन 59 से लेके 61, ये दोनों सेक्शन कहते हैं, तीनों सेक्शन, के जो मतदान होगा वो पेपर बैलेट से ही होगा और किसी माध्यम से नहीं होगा। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अब इसको करने के लिए जरूरी है कि या तो पार्लियामेंट में जाके इस पूरे एक्ट में, इस पूरे अधिनियम में, कानून में बदलाव किया जाए। ये बदलाव लाया गया, फिर इसमें बोला गया कि अब ईवीएम से चुनाव हो सकता है। इसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में थी और भी लोग ये बोलने लगे कि नहीं नहीं नहीं, ईवीएम पे भरोसा नहीं करते हैं, हमें नहीं समझ में आता। और देश की जो जनता है, जो इस समय खाली बस ये जानती है कि मोहर कैसे लगाई जाती है, अब अगर वो ईवीएम पे जाती है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। हो सकता है वोटर टर्नआउट कम हो जाए, हो सकता है वोटर्स जब आए कंफ्यूज हो जाएं। तब इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कई बार खूब सारे इन्होंने स्वीप, SWEEP
यानी कि वोटर्स को एजुकेट करने का एक पोर्टल है, एक तरीका है, वो भी अपनाया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कई बार ऐसे कई सारी कॉन्फ्रेंस करी, कई बार सेमिनार्स का आयोजन किया और बताया कि ईवीएम के ऊपर आप भरोसा रखें, हमारे अथॉरिटी के ऊपर ट्रस्ट रखें। इलेक्शन कमीशन ने बोलना शुरू किया कि अब ईवीएम से चुनाव होगा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर ईवीएम से चुनाव हो भी रहा है तब भी कई सारी ऐसे डाउट्स हैं लोगों के मन में, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तब ईवीएम के साथ साथ शुरू हुआ वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आया। इसमें बोला गया कि इस ईवीएम मशीन के साथ एक और डब्बा लगा होगा जिसमें कि एक पर्ची दिखती है। वो पर्ची ये दिखाती है कि जिस व्यक्ति ने जो भी वोट दिया है, क्या उसने वही वोट दिया या कोई और वोट चमक रहा है। फाइनली वही वोट काउंट होता है और वो जो पर्ची होती है फिर उसका बाद में मिलान किया जाता है। अब इस मिलान के ऊपर भी क्वेश्चन उठा। अभी हाल में आपने देखा था कि इसी महीने एडीआर ने केस किया था कि हमको 100% वीवीपैट का मिलान चाहिए। ये क्या होता है? ये होता है कि जो ईवीएम मशीन है और जो वोटर वेरिफाइबल जो पर्ची गिरती है, जो दिखती है, अब इस पर्ची के साथ सारे वोट्स का टैली होना चाहिए 100%। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी कि एक क्षेत्र में से आप कुल रैंडमली 5 ईवीएम मशीन का मिलान करवा लें, रैंडमली। अब ये रैंडमाइज्ड होगा तो इससे ये श्योर हो सकता है कि हाँ, जो सैंपल साइज है वो सही है। अब इसके बाद वीवीपैट के ऊपर फिर केस आया कि सर हमें तो 100% चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं हो सकता, 100% नहीं हो पाएगा, मैन पावर की कमी है, इसमें टाइम बहुत लगेगा, रिसोर्सेज बहुत लगेंगे। इसके बाद केस और भी आगे जाता है कि सर क्या ऐसा हो सकता है ईवीएम के अलावा हम किसी और माध्यम पे चलें। जर्मनी आज वापस से एक पेपर बैलेट सिस्टम पे आ चुका है, तो हम क्यों नहीं आ सकते। अब इसके बाद कई सारे और डाउट्स आए। ये डाउट्स टेक्निकल नेचर के हैं। ये डाउट्स ऐसे हैं जो एक आम इंसान को, जिसको साइंस की, इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ नहीं है, उसको इसका आंसर मिलना मुश्किल। अब इन्हीं आंसर्स के लिए, इन्हीं क्वेश्चंस के लिए हम वापस से सिद्धार्थ सर के पास चलते हैं। हम उनसे सवाल पूछते हैं और सिद्धार्थ सर इसका जवाब दें कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सर आए। तो सर अब ईवीएम क्या चीज है? ईवीएम में क्या मशीनें हैं, क्या यूनिट्स हैं? थैंक यू सर, आपने इतना सारा एक्सप्लेन किया बच्चों को। शायद ये सब थोड़ा हैवी हो जाएगा हमारे इंजीनियर्स के लिए, लेकिन फिर भी हम टेक्निकलिटीज पे आते हैं। तो जैसे सर ने पूछा कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, ये 3 यूनिट्स या 3 सिस्टम्स या 3 मशीन से बनती है। पहली होती है बैलेट यूनिट, दूसरी कंट्रोल यूनिट और तीसरी, जैसे सर ने बताया, वीवीपैट। सबसे पहले बैलेट यूनिट को समझते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी मशीन होती है जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा होता है, उसके बाद कैंडिडेट का नाम, फिर कैंडिडेट जिस पार्टी का है, पॉलिटिकल पार्टी का, उसका सिंबल, उसके साइड में रेड कलर की लाइट और उसके सबसे राइट में ब्लू कलर का बटन। इस बैलेट यूनिट को एक क्लोज कंपार्टमेंट, जिसे हम वोटिंग कंपार्टमेंट बोलते हैं, उसमें रखा जाता है, जिससे जो भी वोटर आएगा उसका वोट सीक्रेट रहे। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। वोटर को अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करना है, तो उसके सामने के नीले बड़े बटन को प्रेस करना है और उसका वोट वहां पर बड़े आराम से रजिस्टर हो जाए। प्रोसेस तो सिंपल है, लेकिन इसके पीछे की टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है। इस बैलेट यूनिट में दोस्तों ना तो वाईफाई होता है, ना ब्लूटूथ होता है, ना यूएसबी कनेक्टर होता है, ना टाइप सी कनेक्टर होता है। किसी भी कनेक्टर से ये कनेक्ट नहीं हो सकती। और यहां तक कि दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी नहीं होती। ये एक अलग टाइप के कनेक्टर से कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड होती है, मतलब वायर्ड कनेक्टिविटी होती है। ये कंट्रोल यूनिट इस बैलेट यूनिट को कंट्रोल करती है। ये कंट्रोल यूनिट प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर के हाथ में रहती है। इस कंट्रोल यूनिट पे जब बैलेट बटन प्रेस करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तब बैलेट यूनिट एक्टिवेट होती है, उस पे ग्रीन कलर की लाइट जलती है और तब जाके वोटर अपना वोट डाल सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर सिर्फ एक बार में एक ही बटन प्रेस कर सकता है। मतलब एक साथ अगर आप 2 बटन प्रेस करोगे तो वो दबेगा ही नहीं। और ऐसा भी है कि अगर आप एक साथ एक बटन को बार बार प्रेस करोगे तब भी आपका एक ही बार वोट काउंट होगा। मतलब एक बार सिग्नल देने के बाद बैलेट यूनिट लॉक हो जाती है। मतलब आप सिर्फ एक बार ही वोट कर सकते हो। इस सिंपल सी टेक्नोलॉजी से ये इंश्योर किया जाता है कि सिंगल वोटर सिर्फ सिंगल वोट ही दे पाए। ये सब काम कंट्रोल यूनिट के अंदर एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो कंट्रोल करता है। अब सिंपल सी बात है, जब भी बैलेट यूनिट के ऊपर कोई बटन प्रेस होगा
तो वो सिग्नल बैलेट यूनिट से होता हुआ कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा और माइक्रो प्रोसेसर सिंपल से अपनी मेमोरी के अंदर कैंडिडेट के वोट को इंक्रीज कर देगा। और सिंपल सा प्रोसेस है कि जैसे जैसे बटन दबते जाएंगे कैंडिडेट के वोट ऐड होते जाएंगे एंड फाइनली एक रिजल्ट माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, मतलब किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। अब हम ईवीएम की थर्ड यूनिट की बात करते हैं, जैसे बोलते हैं वीवीपैट, दैट इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 2014 में इसको लाया गया था। ये बैलेट यूनिट के साथ में वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जाती है और बैलेट यूनिट के साथ एक वायर से कनेक्टेड होती है। जब भी कोई वोटर अपना वोट रजिस्टर करता है ब्लू बटन दबाकर, तो बैलेट यूनिट से एक सिग्नल जाता है वीवीपैट के पास और वीवीपैट में एक छोटी सी स्लिप दिखाई देती है जिसमें वोटर अपने वोट को देख सकता है कि क्या उसका वोट सही पार्टी को या सही कैंडिडेट को गया है कि नहीं। वीवीपैट के ऊपर ये स्लिप आपको 7 सेकंड तक दिखाई देती है और वीवीपैट के अंदर ही ये स्लिप चली जाती है, मतलब ये स्लिप वोटर को नहीं मिलती। इससे वोटर को क्लैरिटी हो जाती है कि उसका वोट सही कैंडिडेट या सही पार्टी को गया है या नहीं। सर टेक्निकलिटी तो ठीक है, आपने बताया कि ऐसे चलती है, पर एक सवाल तो है, क्या ईवीएम में जो वोट डाला वो सिक्योर है? क्या मेरा जो वोट जाके दबाया बटन, क्या वो सेफ रहेगा वही वोट, या उसमें कुछ अदला बदली बाद में हो सकती है? सर मैंने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया तो पता चला कि जो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट के अंदर स्टोर होता है उसका प्रोग्राम एक ऐसी चिप में रखा जाता है जो सिर्फ वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, मतलब उसको कोई टैंपर करने की कोशिश करेगा तो वो टैंपर या चेंज ही नहीं हो सकता उसका प्रोग्राम, और अगर किसी ने कोशिश भी करी तो वो कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो कंट्रोल यूनिट के अंदर माइक्रो प्रोसेसर स्टोर्ड है या छुपा हुआ है, अंदर बैठा है, उसको आप बाहर से किसी भी पोर्ट से एक्सेस ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि ना तो वाईफाई, ना ब्लूटूथ, ना यूएसबी कनेक्टर, ना टाइप सी कनेक्टर, कोई कनेक्टर ही नहीं है। इनका जो कनेक्टर है वो अलग टाइप का कनेक्टर है जिससे माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस बाहर की दुनिया को मिल ही नहीं सकता, तो इसको चेंज या टैंपर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा सवाल ये है कि क्या वोट को चेंज किया जा सकता है वोटिंग खत्म होने के बाद? तो इसका जवाब ये है कि सर कंट्रोल यूनिट एंड बैलेट यूनिट इंटरडिपेंडेंट है। जब तक कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट को एक्टिवेट नहीं करेगी तब तक बैलेट यूनिट के ऊपर कोई बटन प्रेस नहीं होगा, और जब बैलेट यूनिट पे बटन प्रेस नहीं होगा तो उसकी काउंटिंग कंट्रोल यूनिट के अंदर के माइक्रो प्रोसेसर को कोई सिग्नल नहीं जाएगा और वोट चेंज नहीं हो पाएंगे। और वोटिंग खत्म होने के बाद बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को डिस्कनेक्ट करके अलग अलग बॉक्सेस में स्टोर कर दिया जाता है और सील कर दिया जाता है, और कंट्रोल यूनिट पे एक बटन होता है क्लोज का जिसको दबा दिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर कोई भी नए वोट को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, मतलब वोटिंग खत्म होने के बाद पोलिंग ऑफिसर इसको सील करके डब्बे में बंद करके भेज देते हैं और जिसको स्ट्रॉन्ग रूम में सेव कर दिया जाता है विद लॉट ऑफ सिक्योरिटी। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग रूम में जाने की कोशिश करी या उसकी प्रोग्रामिंग को किसी भी तरह से चेंज करने की कोशिश करी तो आपका मामला सेट हो जाएगा, आप चले जाओगे जेल के अंदर। इसका मतलब इसको किसी भी तरह से आप टैंपर नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता इसकी वोटिंग काउंट और इसके अंदर के स्टोर डेटा को चेंज या टैंपर करने का कोई सोच भी नहीं सकता। और ये भी है सर कि शायद मैंने सुना था, मुझे नहीं पता क्योंकि न्यूज़ में ज़्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने सुना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक चैलेंज रखा था जिसमें बोला था कि पूरी दुनिया के किसी भी हैकर को या किसी को भी ले आओ और इसको टैंपर करके दिखा दो तो हम मान जाएंगे करके ऐसा। जी 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 जी। ये कब हुआ था सर? सर ये 2017-18 के अराउंड हुआ था। उस समय ईवीएम को लाके जो हमारे देश के सीईसी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने आगे बोला था कि ये रही ईवीएम, अब कोई भी इसको हैक करके दिखा। और ये बात सच है कि सर ईवीएम को उस समय हैक करने वाले जो लोग ऐसा क्लेम करते थे वो आगे कोई नहीं हैक कर सकता, ये इम्पॉसिबल। अब ये तो चीज समझ में आ गई कि ठीक है ईवीएम यहाँ है, क्या ईवीएम में और कोई सुधार हो सकता है? क्या ईवीएम के डिजाइन में या ईवीएम के तरीके में या वोटिंग में या काउंटिंग में बाद में जो प्रोसेस है उसको और हम जल्दी कर सकते हैं, किसी तरह कोई और उसका टाइम कम कर सकते हैं? सर ऑब्वियसली बात है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, इंक्रीज होगी और नई नई चीजें सामने आएंगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और बायोमेट्रिक कनेक्शंस भी हैं, तो हम लोग इसको और सिक्योर और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, अलग अलग चीजें सोची जा सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अभी के लिए मुझे लगता है कि अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ईवीएम परफेक्ट है। समय के साथ इसकी टेक्नोलॉजी को और अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत देश में चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं क्योंकि सब चीजों का लीगल एंगल होता है, अलग अलग जगह पर लोगों को सेटिस्फाई करना सबसे जरूरी है। और इस समय इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन जो हमारी ईवीएम है, मुझे लगता है कि सब लोगों का विश्वास अभी तक जीत चुकी है। इसका मतलब अगर हम अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं तो कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा जिससे हम सभी का विश्वास बनाए रखें। लेकिन क्या सर आपको पता है कि ये ईवीएम हमारे देश में ही बनाई जाती है?
BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड ECIL मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों भारत देश में ही EVM को बनाती हैं और सिर्फ बनाती नहीं है, एक्सपोर्ट भी करती हैं नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, नामीबिया जैसे कंट्रीज को। तो एक बात तो क्लियर हुई कि जो ईवीएम है वो टैंपर प्रूफ है और ईवीएम सिक्योर है, और जो हमारे इलेक्शंस में जो हमारा वोटर टर्नआउट है ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लोगों का भरोसा ईवीएम पे बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट भी, इलेक्शन कमीशन, दोनों ऐसी संवैधानिक बॉडीज हैं जो ध्यान रख रही हैं कि जो लोगों का मतदान है वो अधिकार उनका बना रहे, उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे और हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर हमेशा रहे। सर अब ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है ईवीएम। अब कुछ और क्वेश्चन है, अगर लाइट चली गई तो? सर लाइट का इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, मैंने आपको बताया था या स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं है, इसमें कोई कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इसको हम 7.5 वोल्ट एल्कलीन पावर बैंक से चलाते हैं। पावर बैंक कुछ नहीं है, ये सिंपल AA बैटरी का एक सेट होता है जो ECIL और BEL मिलके बनाते हैं और इसको सप्लाई देने के लिए यूज की जाती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पावर बैंक या बैटरी से सप्लाइड होती है। तो मतलब ये एक बैटरी सोर्स तो इसमें है, मतलब इसके अराउंड कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगी हो। सर इस पूरे की कॉस्ट कितनी होती है, ईवीएम, बैलेट, सब चीजों की? सर अगर हम बैलेट यूनिट की बात करें वो करीब 7,900 रुपए की पड़ती है एक। अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें वो 9,800 रुपए की है और वीवीपैट सबसे महंगी है, 16,000 रुपए की एक यूनिट पड़ती है। अब एक सवाल और कि अगर एक फुल असेंबली इलेक्शन या फुल जनरल इलेक्शन लोकसभा का होगा तो उसमें कितनी ईवीएम यूज होंगी? सर थोड़ा रिसर्च किया क्योंकि 2024 का अभी डेटा तो नहीं है, लेकिन 2019 जनरल इलेक्शन का डेटा है जिसके अकॉर्डिंग करीब 14 लाख BUs मतलब बैलेट यूनिट यूज हुई थी और करीब 11 लाख कंट्रोल यूनिट और 11 लाख वीवीपैट यूज हुए थे 2019 के जनरल इलेक्शन के अंदर। और इतने बड़े इलेक्शन को कंडक्ट कराने के बाद जब हम वोट काउंट करते हैं वो कैसे होता है सर? सर वोट काउंटिंग बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस हो गया है क्योंकि ईवीएम यूज हो रही है, तो उसमें कंट्रोल यूनिट के अंदर दो बटन होते हैं, एक बटन होता है टोटल, एक बटन होता है रिजल्ट। तो टोटल बटन तो पोलिंग के टाइम पे एक्टिवेट रहता है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसमें देख सकता है टोटल बटन दबा के कितने वोट डले हैं इस ईवीएम के अंदर। लेकिन पोलिंग के टाइम पे रिजल्ट बटन जो होता है वो सील्ड होता है, उसको कोई नहीं देख सकता, उसको कोई यूज नहीं कर सकता, अलाउड नहीं होता। लेकिन काउंटिंग के दौरान उस सील को हटा दिया जाता है और रिजल्ट बटन एक्टिवेट हो जाता है। तो बस उसको कुछ नहीं करना, आपको वो बटन दबाना है और हर एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं वो सामने आ जाता है डिस्प्ले पर और आसानी से वो नोट डाउन किया जा सकता है और कैलकुलेट किया जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस हो गया है अब काउंटिंग का। तो आज मैंने काफी कुछ जाना, जो मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स थे कि ईवीएम एक्चुअली टेक्निकली कैसे चलती है, क्योंकि इश्यूज तो बहुत सारे आते हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह दिखता है। पर आज सिद्धार्थ सर ने ये चीज तो बताई कि जो ईवीएम है वो सिक्योर है, ईवीएम सेफ है, ईवीएम टैंपर प्रूफ है, और इसके साथ ही जो ईवीएम की काउंटिंग होती है वो भी तब तक कोई नहीं देख सकता जब तक ये रिजल्ट डिक्लेयर करने का दिन ना आ जाए। थैंक यू सर, मेरे मन में काफी सारे डाउट्स थे, उनको सॉल्व करने के लिए। टेक्निकल इश्यूज मेरे लिए चैलेंजिंग है, मैं उतना नहीं समझ सकता, पर तब भी मैंने काफी कुछ सीखा, समझा। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। थैंक यू सर बच्चों को लीगल इश्यूज और इससे रिलेटेड हिस्ट्री को बताने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है, बहुत ही चैलेंजिंग हिस्ट्री रही है ईवीएम की। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी ईवीएम भी और एडवांस होती जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है ईवीएम से रिलेटेड या किसी भी टेक्निकल या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इस चैनल पे उसका वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।